Hello students, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So let's start today's lecture. आज की क्लास में हम लोग सेकेंड यूनिट को डिस्कस करेंगे, दैट इज रूरल सोशल स्ट्रक्चर। पहला लेक्चर जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं MRD 201, दैट इज रूरल डेवलपमेंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ये आपको पहला सब्जेक्ट है जो कि आप लोग पढ़ना है। उसका फर्स्ट लेक्चर तो हम लोग पहला यूनिट जो है डिस्कस कर चुके हैं। दिस वन इज द सेकेंड यूनिट, दैट इज रूरल सोशल स्ट्रक्चर। जैसे सीक्वेंस में हम पढ़ाते जा रहे हैं, आप लोग उसको फॉलो कीजिए। ये नोट्स काफ़ी मेहनत से बनाया जाता है, ठीक है। एक भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि छूटा है, हर एक चीज़ को कवर किया गया है। मतलब सेक्शन बाय सेक्शन हम इजी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट किए है। उसके बाद मीन्स अगर आप इतना पूरा पढ़ लेते तो मतलब 1% मार्क्स भी आपका नहीं कट सकता है, इस चीज़ का गारंटी हम देते हैं, ठीक है। तो काइंडली इसको जो है जैसे हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं उसको गो थ्रू कीजिए। आपको ये PDF भी चाहिए होगा तो आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे 9110196624। इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सअप कीजिए in order to get the PDF. Okay, so without wasting any time, let's discuss today's lecture. सबसे पहले समझते हैं रूरल सोशल स्ट्रक्चर होता क्या है। रूरल मीन्स हो गया ग्रामीण, ग्रामीण। सोशल मीन्स सामाजिक, स्ट्रक्चर मीन्स संरचना, ठीक है। तो इसका पूरा मीनिंग होता है ग्रामीण सामाजिक संरचना। इसका मतलब क्या होता है कि गांव के लोग, आसान भाषा में समझे तो गांव के लोग कैसे रहते हैं, क्या क्या मेजर इंस्टीट्यूशंस होता है, मतलब जो सामाजिक संस्था होता है जो कि अफेक्ट करता है रूरल सोशल स्ट्रक्चर को। मतलब जैसे हो गया फैमिली, परिवार, किनशिप, अलग अलग चीज़, कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, क्या क्या आपके गांव में है, कैसे पूरा आपका गांव चलता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस यूनिट में हम लोग मेनली यही पढ़ेंगे, मेन इंस्टीट्यूशंस ऑफ रूरल सोसाइटी। मेन इंस्टीट्यूशन बोले तो क्या क्या सामाजिक संस्था है जिसके थ्रू अपना पूरा गांव चल रहा है, ठीक है। जैसे फैमिली हो गया, कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, एजुकेशन हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, ये सब के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारे चीज़ हैं और क्या क्या चेंजेस आ रहा है धीरे धीरे उसमें, इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। वही चीज़ आपको इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है 2.1 में, ठीक है। दिस यूनिट एक्सप्लेन्स द मेन इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। मेन इंस्टीट्यूशन मतलब कि क्या क्या जो सामाजिक संस्था है, जैसे फैमिली हो गया, कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, ट्राइब हो गया, बहुत सारा चीज़ है, एजुकेशन हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, इस सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये सब जो मेजर इंस्टीट्यूशन है वो क्लोजली कनेक्टेड है, ठीक है। और विलेज सोसाइटी को समझने में हम लोग को हेल्प करेगा, ठीक है। Indian rural society shows great diversity in region, religion, caste, class, language, kinship and marriage. तो इंडिया में जो रूरल सोसाइटी है, मतलब जब गांव का जो सोसाइटी हो गया, वहाँ पे आपको बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। रीजन में भी अलग अलग रीजन, फिर आपका रिलीजन भी हो गया, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। कास्ट हो गया, अलग अलग कास्ट के लोग मिलने जाएंगे। फिर क्लास के, कोई कोई रिच क्लास से, कोई कोई मीडियम से, कोई पुअर क्लास का, ठीक है। लैंग्वेज अलग अलग आपको मिलेगा, फिर किनशिप अलग अलग मिलेगा, ठीक है। और मैरिज, ये सब जो है आपको अलग अलग डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगा। क्लियर। किनशिप का मतलब होता है रिश्तेदारी वगैरह, ठीक है। तो रिश्तेदारी आपका बाय ब्लड भी हो सकता है, बाय मैरिज भी हो सकता है। तो उसके बारे में भी हम लोग को डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है। तो जब इतना डाइवर्सिटी है तो इसको सिंगल थ्योरी से हम लोग समझ नहीं सकते, इसलिए इस चैप्टर में हम लोग जो है अलग अलग मेजर इंस्टीट्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे, कास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, रिलीजन, मैरिज, सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। Despite these differences, Indian society remains united.
ऑब्वियसली इतना डिफरेंस है, फिर भी हम लोग का इंडियन रूरल सोसाइटी है जो कि यूनाइटेड रहता है, एक साथ एकजुट होकर चलता है। दिस इज कॉल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इतना डाइवर्सिटी में भी यूनिटी हम लोग का मेंटेन रहता है। अब सेक्शन 2.2 में जाएंगे। अब यही चीज़ आपका बुक में दिया हुआ है, लेकिन इसको हम काफ़ी इजी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, ये बुक में जो है आपका सेम चीज़ है, सेम चीज़, बस इजी लैंग्वेज में हम लिख दिए। ठीक है, ताकि आप लोग इजीली समझ सकें, और थोड़ा सा उसको छोटा किए। इंडियन सोसाइटी रूरल एंड अर्बन। इंडियन सोसाइटी हैज़ टू मेन पार्ट्स, रूरल एंड अर्बन। चलिए समझ में आ रहा है। इंडियन सोसाइटी का दो पार्ट होता है, एक रूरल होता है, ठीक है, एक होता है अर्बन। एक हो गया शहर वाला हिस्सा, एक हो गया गांव वाला हिस्सा। दे आर डिफरेंट बट क्लोजली कनेक्टेड। एक दूसरे से अलग रहते हैं लेकिन काफ़ी क्लोजली लोग कनेक्टेड रहते हैं। ऑब्वियसली गांव से जो है आपका गांव ही में खेती किया जाता है, और वो अनाज जो है आपका शहर भेजा जाता है। ठीक है, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है शहर से गांव में। तो ये एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड रहता है। ठीक है, बोथ सपोर्ट ईच अदर सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। ये जो है दोनों अर्बन एंड रूरल एरिया, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी। तो ड्यू टू द डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन, विलेजेस आर स्लोली एक्वायरिंग अर्बन फीचर्स। चलिए ठीक है, ये समझ में आ रहा है। डेवलपमेंट हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो अर्बन फीचर्स था वो धीरे धीरे अडाप्ट कर रहे हैं विलेजेस। सिटीज यूजुअली डोमिनेट विलेजेस बिकॉज दे हैव बेटर फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सिटी जो है जनरली डोमिनेट करता है विलेज को, क्योंकि उसके पास अच्छा फैसिलिटी है, होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो देयरफॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फोकस ऑन रिड्यूसिंग द गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो जो डेवलपमेंट प्रोग्राम जितना सरकार के द्वारा चलाया जाता है, ये मेन इसका काम यही रहता है कि ये जो गैप है, ठीक है, डेवलपमेंट गैप है बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया, उसको कम से कम किया जाए। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं। आपका पहले रूरल सोसाइटी पढ़ेंगे, फिर अर्बन सोसाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये फिगर में आपको दिख रहा है रूरल सोसाइटी। ठीक है, रूरल सोसाइटी मतलब गांव है पूरा, खेत भी आपको दिख रहा है। चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो रूरल सोसाइटी इज़ मेनली मेड अप ऑफ विलेजेस। रूरल सोसाइटी कैसे बनता है, विलेजेस के थ्रू ही बनता है। विलेज क्या हो गया है, स्मॉल स्मॉल सेटलमेंट्स होता है, फ्यू हंड्रेड हाउस होल्ड होता है। बहुत सारे विलेजेस हैं इंडिया में, जो हम लोग पहले चैप्टर फर्स्ट में पढ़े थे। नियरली 2 लाख के लगभग में विलेजेस हैं। फिर विलेजेस को गवर्न किया जाता है पंचायत से। तो विलेज में क्या क्या रहता है, रेसिडेंशियल लैंड रहता है, ठीक है, जिसको आबादी बोलते हैं। एग्रीकल्चरल लैंड रहता है, एंड स्मॉल फॉरेस्ट या ग्रास लैंड एरियाज भी रहता है। तो ये तीन चीज़ जनरली विलेजेस में पाया जाता है। पहला क्या कि कहाँ पे इंसान रहेगा, तो रेसिडेंशियल लैंड है। फिर एग्रीकल्चरल लैंड है जिसमें खेती किया जाता है। फिर छोटा छोटा आपको फॉरेस्ट वगैरह मिल जाएगा, या ग्रास लैंड एरियाज टाइप का मिल जाता है। ठीक है, विलेज हाउसेस में भी कॉम्पैक्ट, न्यूक्लिएटेड और डिस्पर्स्ड। तो दो टाइप का आपको विलेज हो सकता है, ये हम लोग पिछला क्लास में भी पढ़े थे, न्यूक्लिएटेड और डिस्पर्स्ड। बट द कॉम्पैक्ट पैटर्न इज मोर कॉमन। हाउसेस आर ऑफन ग्रुप बेस्ड ऑन कास्ट, प्रिंसिपल और रिलीजन। तो दो टाइप का आपका विलेज हो सकता है, या तो न्यूक्लिएटेड होगा जिसको हम लोग कॉम्पैक्ट भी बोलते हैं, या तो डिस्पर्स्ड होता है। तो न्यूक्लिएटेड में क्या होता है कि एक ही जगह सारा पूरा गांव बस गया है, मतलब कि इस एक पर्टिकुलर एरिया में कॉम्पैक्टेड तरीके से पूरा गांव बसा हुआ है। उसके बाद बाहर साइड आपका पूरा खेत वगैरह है, एग्रीकल्चरल लैंड बाहर साइड है। ठीक है, लेकिन ऐसा आपका डिस्पर्स्ड में नहीं होता है। डिस्पर्स्ड में क्या होता है, एक घर है, उसके बाद फार्म लैंड है, फिर दूसरा घर है, फिर उसके बाद एग्रीकल्चरल लैंड है, इस टाइप का रहता है। ठीक है, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन एंड लैंड इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर जो मेन ऑक्यूपेशन क्या हो गया, वो हो गया एग्रीकल्चर। खेती ही करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंसान। ठीक है, और जो खेती किस में करेंगे, ऑब्वियसली लैंड में करेंगे। तो लैंड इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, विलेजेस आर फूड प्रोड्यूसिंग यूनिट दैट सप्लाई फूड टू सिटीज। मतलब कि विलेज में ही आपका फूड का प्रोडक्शन होता है और वो सप्लाई होता है सिटीज़ में। ओके,
ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन इज़ लिमिटेड। यहाँ पे जो आपका व्यवसाय है वो काफ़ी कमी है। आदमी या तो खेती करेगा या एनिमल हस्बेंड्री करेगा या साथ में करेगा बार बार, मतलब कि ऑक्यूपेशन में उतना डाइवर्सिटी नहीं है, बहुत लिमिटेड है। ठीक है। टेक्नोलॉजी सिंपल होता है। सोसाइटी जो है वो जनरली होमोजीनियस रहेगा, उसमें ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं होता है। ठीक है, एक जैसे इंसान रहता है। और जो चेंज होता है वो काफ़ी स्लो है। ठीक है, धीरे धीरे बदलाव आता है आपका गांव में। अब बात करेंगे हम लोग अर्बन सोसाइटी का। अर्बन सोसाइटी आपका लार्ज है, काफ़ी बड़ा रहता है, डेंस, मतलब डेंसली पॉपुलेटेड, डाइवर्स एंड कम्प्लेक्स। डाइवर्स भी रहता है, बहुत अलग अलग टाइप के इंसान भी रहते हैं। ठीक है, इसलिए डाइवर्सिटी भी, अलग अलग धर्म के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग एरियाज, अलग अलग रीजन, अलग अलग कंट्री, सबके लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए इसको समझना थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है। ठीक है। Cities grow fast mainly due to migration from villages. Families are usually small and nuclear. तो cities जनरली जल्दी ग्रो करता है क्योंकि वहाँ पे माइग्रेशन भी होते रहता है विलेजेस से, मतलब गांव से लोग आते हैं वहाँ पे, काम ढूंढते हैं, काम करते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो फैमिली होता है जनरली स्मॉल और न्यूक्लियर रहता है, मतलब कि खाली हस्बैंड वाइफ और एक आध बच्चा है तो वो। ठीक है, तो न्यूक्लियर फैमिली जनरली यहाँ पे रहता है। अर्बन में रिलेशनशिप बस नाम का होता है, इम्पर्सनल और गोल ओरिएंटेड रहता है। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि इमोशंस अटैच रहता है, इसीलिए वहाँ पे सोशल कंट्रोल के लिए लॉज होता है, पुलिस होता है, कोर्ट्स होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ पे जो आपका रिलेशनशिप है वो इम्पर्सनल है। ठीक है, लेकिन ये भी है कि सिटीज़ जो है वो आपको मोर एजुकेशन ऑफ़र करता है, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छा ऑफ़र करता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत रहता है, एंड सोशल मोबिलिटी टू बी मोर स्पेसिफिक, ये भी ऑफ़र करता है। अब ये सोशल मोबिलिटी क्या होता है, मतलब कि ये तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक मज़दूर है, उसका बेटा जो है अफ़सर बन गया, उस केस में क्या होता है, सोशल मोबिलिटी जो है अपवर्ड के डायरेक्शन में हो गया, मतलब कि उसका जो रहने का तरीका था वो अच्छा हो गया, वो मूव किया एक स्तर से दूसरे स्तर में। ठीक है, हो सकता है कोई अमीर फैमिली हो, इकोनॉमिकली वीक हो जाए, तो ये क्या हो गया, डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी हो गया। ठीक है, देर इज ए हाई लेवल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, स्पेशलाइजेशन एंड क्लास अवेयरनेस। इसका मतलब क्या है कि एक तो वहाँ पे काम ज़्यादा है। ठीक है, अलग अलग टाइप का डाइवर्सिटी है काम में, जिसके कारण जो है आपका कार्य क्षेत्र जो है अच्छा तरीके से बटा हुआ है और सब अपने कार्य क्षेत्र में स्पेशलाइज्ड होते हैं। ठीक है, और वहाँ पे जो क्लास है, जैसे रिच क्लास हो गया, मीडियम क्लास हो गया, पुअर क्लास हो गया, वो लोग अवेयर भी रहते हैं इस चीज़ को लेकर। अर्बन पीपल आर जनरली मोर एक्सपोज टू मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जो शहर के लोग हैं वो जनरली ज़्यादा अवेयर रहते हैं मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर, ज़्यादा एक्सपोज रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग रूरल अर्बन लिंक का थोड़ा बात करेंगे। तो पीपल माइग्रेटिंग टू सिटीज़ कैरी देयर रूरल कल्चर। जो गांव से शहर में जा रहे हैं वो अपना कल्चर को भी लेके जाते हैं। ठीक है, दीज कल्चरल ट्रेड्स गेट रिफाइंड एंड मॉडर्नाइज्ड इन सिटीज़। तो ये जो कल्चर है वो धीरे धीरे रिफाइन होता है और मॉडर्न रूप ले लेता है, जो कि फर्दर जो है वो फ्लो बैक टू विलेजेस। तो वो जो मॉडर्न कल्चर धीरे धीरे वो रिफाइन हुआ, वो धीरे धीरे फ्लो करता है गांव के तरफ। इसीलिए जो मॉडर्नाइजेशन होता है ना, वो जनरली स्प्रेड करता है फ्रॉम सिटीज़ टू रूरल एरिया, शहर से गांव की तरफ वो स्प्रेड करता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 2.3, रूरल सोशल स्ट्रक्चर मेजर इंस्टीट्यूशन। तो जो हम लोग का ग्रामीण सामाजिक ये संरचना है, उसका क्या क्या मेजर इंस्टीट्यूशन है, क्या क्या सामाजिक संस्था है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे हो गया फैमिली, रिश्तेदारी, किनशिप एंड मैरिज, इस सब के बारे में। ये सब जो है अफेक्ट करता है वहाँ कैसे इंसान रहते हैं। ठीक है, कैसे उन लोग का समाज चलता है उसके बारे में है, तो ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। फैमिली पहला आता है, फैमिली को डिस्कस करते हैं। तो फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी एंड इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन फाउंड एवरीवेयर। इट यूजली कंसिस्ट ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन। फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट जो है आपका बेसिक यूनिट है सोसाइटी का,
ठीक है, हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें जनरली हस्बैंड वाइफ और उसके बच्चे रहते हैं। फैमिली इज फॉर्म्ड थ्रू मैरिज एंड कंटिन्यूस थ्रू पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। तो फैमिली कैसे बनता है, तो मैरिज के थ्रू बनता है, फिर वैसे ही आपका पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के थ्रू बढ़ते जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैक्लेवर फैमिली इज अ ग्रुप। तो मैक्लेवर एक आपका वो जो है, मैक्लेवर क्या बताते हैं कि फैमिली इज ए ग्रुप बेस्ड ऑन स्टेबल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स मींट फॉर बर्थ एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन। मैक्लेवर ये बताते हैं कि एक स्टेबल सेक्सुअल रिलेशनशिप के थ्रू जो है फैमिली बनता है। तो ये एक ग्रुप है जो कि जिसमें आपका परमानेंट रिलेशनशिप रहता है। ठीक है, और उनका मेन काम क्या रहता है, बर्थ एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, मतलब कि मैक्लेवर के अनुसार क्या होता है कि उसमें हस्बैंड और वाइफ जो है पर्सनल रिलेशनशिप बनाते हैं, और उनका मेन मोटो क्या रहता है कि जो आपका बच्चे सब है, चिल्ड्रन है, ठीक है, उसका अपब्रिंगिंग में ध्यान देना, ठीक है, उसका पढ़ाई में ध्यान देना, ये सब। तो मैरिज गिव्स सोशल अप्रूवल टू फैमिली लाइफ। तो फैमिली लाइफ आप तभी मतलब कर सकते हैं जब आप शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको सोशली अप्रूवल मिल जाता है, ऐसे आप मतलब कि नहीं रह सकते। अब तो वो भी प्रचलन आ गया है, लिव इन रिलेशनशिप और भी बहुत सारा चीज़। लेकिन अभी भी इंडियन सोसाइटी में मेजर मेजरली क्या होता है, मेजोरिटी में क्या होता है कि जब आपका शादी हो जाएगा तभी आप फैमिली को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और फैमिली क्या प्रोवाइड करता है, आपका फूड प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन एंड इमोशनल सपोर्ट टू इट्स मेंबर। तो फैमिली में जितने मेंबर हैं उन लोग को फैमिली फूड प्रोवाइड किया, शेल्टर मतलब रहने का जगह, प्रोटेक्शन, ठीक है, एंड इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो सोशलाइजेस चिल्ड्रेन, टीचर्स वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशन। और फैमिली के थ्रू जो है आपका चिल्ड्रेन भी सोशलाइज होता है, सामाजिक बनता है। ठीक है, उस लोगों को वैल्यूज़ और ट्रेडिशन के बारे में सिखाया जाता है, और हाउ टू कंट्रोल बिहेवियर थ्रू इन्फॉर्मल मीन्स। ठीक है, फैमिली एक्ट्स एज ए इकोनॉमिक यूनिट, डिसाइड्स डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन एज एंड जेंडर। तो फैमिली जो है वो ये भी डिसाइड करता है एज ए इकोनॉमिक यूनिट। ठीक है, वो ये भी डिसाइड करता है कि कौन कमाएगा, ठीक है, कौन खर्च कर रहा है, कैसे खर्च होगा, सारा चीज़ ये सब के बारे में। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर इज बेस्ड ऑन एज एंड जेंडर। जैसे एज जो है उस पर भी डिपेंड करता है, जैसे चिल्ड्रन है तो उन लोग का काम हो गया पढ़ाई करना। कोई वयस्क है, एडल्ट है, मतलब कि 30 to 40 ईयर्स का है, तो उन लोगों का काम होता है कि आपको अर्निंग करना है, आपको कमाना है, ठीक है, और फैमिली को चलाना है। जेंडर पे भी डिपेंड करता है, जैसे महिलाएं हैं तो महिलाएं का मेन काम हो जाता है हाउस होल्ड वर्क, ये सब। ठीक है, एंड प्रोवाइड द बेस फॉर इनहेरिटेंस एंड डिसेंट। तो और ये भी प्रोवाइड करता है कि इनहेरिटेंस मतलब कि जो जो प्रॉपर्टी है वो किसके हाथ में जाएगा, ठीक है, प्रॉपर्टी किसके हाथ में जाएगा, कि डिसेंट मतलब कि नाम किसका चलेगा, ये सब आगे फैमिली क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वंश कैसे चलेगा, वो सब के बारे में। फैमिलीज मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली में खाली पेरेंट और अनमैरिड चिल्ड्रन वगैरह रहते हैं। वही जॉइंट फैमिली में सारे रहेंगे, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स, रिलेटिव सब एक साथ रहते हैं। कॉमन रेसिडेंस रहता है, फूड, प्रॉपर्टी, स्ट्रॉन्ग इमोशनल एंड रिचुअल बॉन्ड शेयर करते हैं आपस में। आगे हम लोग बात करेंगे चेंजेस इन रूरल फैमिली। अब रूरल फैमिली जो पहले जॉइंट होता था उसमें क्या क्या चेंज आ रहा है वो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रूरल फैमिलीज आर चेंजिंग ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। तो ये सब से जो है आपका रूरल फैमिली में बहुत सारा चेंज आता है। जो लार्ज फैमिली साइज है, ठीक है, लार्ज फैमिली साइज वो कॉमन रहता है जनरली रूरल फैमिली में। क्यों? बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी बहुत रहता है, लेक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, अर्ली मैरिज एंड इलिटरेसी। तो जहाँ भी आप देख रहे हैं कि
मतलब जहाँ पे फैमिली साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया है, तो उसका मेन कारण यही है कि पहला तो गरीबी ज़्यादा है, उन लोग को लेक ऑफ अवेयरनेस है, ठीक है? वो लोग अच्छा से अपने बच्चे को सब सारा फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रहा है सही से, जल्दी मैरिज हो जा रहा है, उतना उन लोग को बुद्धि नहीं है, यूथ है, उनका मैरिज कर दिया गया है, तो उन लोग को उतना समझ नहीं आता है। फिर इलिटरेसी भी है, ठीक है? ज़्यादा फैमिली साइज का होना, उसका मेन कारण इलिटरेसी भी होता है। अगर जो पढ़े लिखे समाज होंगे, जैसे इंडिया में पढ़े लिखे समाज बेसिकली जो बोला जाए, वो नियरली 20 to 30% होते हैं। वो ये चीज़ समझते हैं कि फैमिली को कैसे कंट्रोल करना, फैमिली साइज। उन जो हायर सोसाइटी के लोग होते हैं, वो उनका एक या दो बच्चा रहता है, उसको वो अच्छा जीवन प्रोवाइड करते हैं, अच्छा एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? तो मैनी फैमिलीज बिलीव मोर चिल्ड्रेन मीन्स मोर अर्निंग हैंड। बहुत सारे फैमिली ये बिलीव करते हैं कि ज़्यादा हाथ ज़्यादा काम, मतलब ज़्यादा चिल्ड्रन रहेंगे तो ज़्यादा वो लोग कमाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है? आप उसको जितना अच्छा से स्किल्ड बनाएंगे, जितना अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन देंगे, ठीक है? जितना अच्छा एजुकेशन देंगे, उतना ही वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेगा। इसीलिए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वहाँ पे आपका फैमिली कंट्रोल पे बहुत ध्यान दिया जाता है, ठीक है? और अच्छा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है। अगर किसी का 10 चाइल्ड हो रहा है, ठीक है, 10 चिल्ड्रन है, तो ऑब्वियसली वो सारे को अच्छा एजुकेशनल एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, अच्छा हेल्थ फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि वो फिर वही मजदूरी का ही काम करेंगे और कुछ नहीं। जॉइंट फैमिली सिस्टम इज स्लोली ब्रेकिंग डाउन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, धीरे धीरे जॉइंट फैमिली जो है क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण माइग्रेशन टू सिटीज़ एंड मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो उसके कारण भी आपका जॉइंट फैमिली जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है। फिर जो घर के सदस्य हैं वो धीरे धीरे माइग्रेट कर रहे हैं सिटीज़ में कमाने के लिए, तो उससे भी ब्रेक डाउन हो रहा है जॉइंट फैमिली का। प्लस अब जो खेती में वो मैकेनाइजेशन आ गया, अब उतने आदमी का ज़रूरत नहीं पड़ता है, सारा चीज़ मशीन कर रहा है, ट्रैक्टर हो गया, बहुत सारे इक्विपमेंट्स है जिसके थ्रू एग्रीकल्चर किया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो जॉइंट फैमिली वो धीरे धीरे टूट के बन जा रहा है न्यूक्लियर फैमिलीज, ठीक है? कॉन्टैक्ट विद अर्बन लाइफ हैज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस रूरल फैमिली स्ट्रक्चर। तो जैसे जैसे अर्बन लाइफ से कांटेक्ट हो रहा है रूरल सोसाइटी का, तो वैसे वैसे ये जो है रूरल फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। द रोल्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स स्पेशली वुमेन हैव चेंज्ड। तो जो फैमिली मेम्बर का रोल हुआ करता था वो चेंज हो गया, स्पेशली वुमेन का। रूरल वुमेन पहले जो है वो घर का काम करती थी, अब जो है वो फील्ड में भी काम कर रही है, घर का ही काम कर रही है, ऑफिस में काम कर रही है, ठीक है? जिससे क्या हो रहा है कि चाइल्ड केयर का इफेक्ट हो रहा है, वो अपना बच्चे को उतना समय नहीं दे पा रही है। वुमेन का हेल्थ जो है वो डिग्रेड कर रहा है, उन लोग को दोनों जगह काम करना पड़ रहा है, हेल्थ, इसके कारण क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, घर में भी काम करो, बाहर ऑफिस में भी काम करो, ठीक है? और जो फैमिली सामंजस्य है, फैमिली हार्मनी, जो सामंजस्य होता है, उसको भी अफेक्ट कर रहा है। दीज चेंजेस ऑल्सो लिमिट पर्सनल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ फैमिली मेम्बर्स, ठीक है? नेक्स्ट इज किनशिप। किनशिप मीन्स होता है रिश्तेदारी, ठीक है? अब ये ऐसा नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप है जो कि ब्लड और मैरिज के थ्रू बनता है, ठीक है? इट कनेक्ट फैमिलीज एंड रिलेटिव्स एंड हेल्प मेंटेन सोशल यूनिटी। तो इससे क्या होता है कि फैमिलीज वगैरह और रिलेटिव्स वगैरह ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, जिससे यूनिटी बनता है। दो टाइप का किनशिप होता है, एक कौन से गेनस किनशिप, जिसका जो मतलब ब्लड रिलेशंस के थ्रू बनता है, एक होता है एफिनल किनशिप जो मैरिज के थ्रू बनता है। तो एक तो है कि आपका ब्लड रिलेशंस के थ्रू चलते आया है वो किनशिप, और एक क्या हो गया, एफिनल किनशिप, जो आपका जनरली मैरिज से बनता है, ठीक है? शादी हो गया तो उसके साथ जो रिलेशनशिप बना वो हो गया एफिनल किनशिप। तो ये किनशिप ही डिफाइन करता है कि
सबका क्या काम रहे, क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज़ है, क्या इनहेरिटेंस है, किसको प्रॉपर्टी मिलेगा, आपस में एक दूसरे को हेल्प भी करना, फिर सोशली उन लोगों का क्या क्या रोल है, ये सारा चीज़ यही डिफाइन करता है। स्ट्रॉन्ग किनशिप टाइज हेल्प मेंटेन यूनिटी इन रूरल सोसाइटी। तो जितना स्ट्रॉन्ग किनशिप टाइज रहेगा उतना ही आपका यूनिटी मेंटेन होता है रूरल सोसाइटी में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मैरिज का। मैरिज कितना ज़रूरी है भारत में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैरिज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट इन एन इंडियन फैमिली। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट टू पीपल बट ऑल्सो अबाउट टू फैमिलीज। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है मैरिज, ठीक है। खाली दो लोगों के बीच का ये बात नहीं रहता है, पूरा दो फैमिलीज है वो आपस में जुड़ता है। तो आपको एक वेडिंग में जो है वो आपका सोशल ड्यूटीज़ भी दिख जाएगा, फैमिली रिलेशंस दिखता है, ट्रेडिशंस हो गया, इमोशंस हो गया, एंड मनी मैटर्स ये भी मायने रखता है इंडियन कल्चर में। तो स्पेशली इंडियन कल्चर एंड वैल्यूज़ आर क्लियरली सीन ड्यूरिंग मैरिज सेरेमनीज। तो इंडियन कल्चर जो है और वैल्यूज़ जो जैसे शादी होता है वो पूरा परंपरा के अनुसार होता है इंडियन कल्चर में, तो वो आपको मैरिज सेरेमनी में दिख जाता है। इन इंडियन सोसाइटी मैरिज इज कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर ऑलमोस्ट एवरी वन, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरी वन। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ एडल्ट लाइफ। ट्रेडिशनली पर्सनल चॉइस हैज़ वेरी लिटिल इम्पोर्टेंस। पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स डिसाइड द मैरिज। सोसाइटीज अप्रूवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले के समय क्या था, तो ट्रेडिशनली शुरू से अभी भी वही है कि अभी भी जो आप मतलब कि पेरेंट्स ही डिसाइड करते कि किससे आपको शादी करना है, ठीक है, किससे फैमिली जो है ये चालू करना है। तो सोसाइटी का अप्रूवल काफ़ी ज़रूरी था। उसके बाद ही जो आपका चिल्ड्रन जो है वो सोशली एक्सेप्टेड था, मतलब मैरिज के बाद ही जो है वो चिल्ड्रन करने का प्रावधान है। लेकिन धीरे धीरे अब चेंज हो रहा है, अब मतलब मैरिज का कॉन्सेप्ट आ गया है। धीरे धीरे जो यंग पीपल है वो अपने हिसाब से अपना जीवन साथी को चुन रहे हैं। लेकिन अभी भी जो है स्टिल अरेंज मैरिज इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म, ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे अलग अलग कम्युनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैरिज एमंग हिंदूज, तो हिंदू में कैसे मैरिज होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर ट्राइबल कम्युनिटी में कैसे होता है, मुस्लिम्स में कैसे होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो हिंदू मैरिज प्रैक्टिसेस जो है वो डिफरेंट है अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग को समझना है तो इसको हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा तीन भाग में। एक हो गया नॉर्थ इंडिया में हिंदू सब कैसे मैरी करते हैं, सेंट्रल इंडिया में कैसे करते हैं, साउथ इंडिया में कैसे करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो नॉर्थ इंडिया में है यहाँ पे इंसान सब जो है मैरी करते हैं वो आउटसाइड देयर ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में आपको शादी करना है, ठीक है, स्पेशली अगर आप हिंदू है तो आपको ब्लड रिलेशन के आउटसाइड में ही शादी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैरिज विद इन क्लोज रिलेटिव इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। अपना क्लोज रिलेटिव में आप शादी नहीं कर सकते। विलेज एक्सोगेमी इज कॉमन। विलेज एक्सोगेमी मतलब क्या होता है कि मैरिज आउटसाइड द विलेज, मतलब विलेज के बाहर ही आप मैरिज कर सकते हैं, ठीक है, और सेम कास्ट में ही करना है। आफ्टर मैरिज द ब्राइड गोज टू हर हस्बैंड्स हाउस। मैरिज के बाद जो लड़की जो है वो लड़के के घर जाती है। वो जो है एकदम न्यू और अनफेमिलियर प्लेस रहता है उसके लिए, ठीक है। उसको नया नया रूल फॉलो करना पड़ता है, नया ट्रेडिशन फॉलो करना पड़ता है। अपने पेरेंट्स के और रिलेटिव से उसका कांटेक्ट जो है धीरे धीरे कम हो जाता है। जो कि किनशिप जो है वो जो हम लोग पढ़े थे ना अभी, कॉन्टेजियस किनशिप, कॉन्टेजिनस रिलेशनशिप और एफिनल रिलेशनशिप। तो कॉन्टेजिनस में क्या होता है, ब्लड रिलेशनशिप होता है, और एफिनल में क्या होता है, ये रिलेशनशिप थ्रू मैरिज। तो वो किनशिप टर्म जो है वो अच्छे से बताता है आपका डिफरेंस बिटवीन ब्लड रिलेटिव और रिलेटिव बाय मैरिज। अगर सेंट्रल इंडिया का बात करें तो सेंट्रल इंडिया में भी आपका हिंदू में मैरिज वैसे ही होता है, मतलब कि अपने कास्ट में ही करना है, विलेज के आउटसाइड ही करना है। लेकिन ये भी देखा गया कि विलेज के इनसाइड भी जनरली देखा गया है कि किया जाता है सेंट्रल इंडिया में। मतलब कि नॉर्थ इंडिया में क्या था कि आप विलेज के बाहर ही, विलेज एक्सोगेमी को जो है प्रेफर किया जाता था, विलेज के बाहर ही आप शादी कर सकते हैं,
ठीक है, वो भी सेम कास्ट में। लेकिन सेंट्रल में क्या है कि आपको बाहर भी कर सकते हैं, अंदर भी करते देखा गया, मतलब वैसा कोई प्रोहिबिशन नहीं है कि आप बाहर करना है अंदर नहीं कर सकते विलेज के अंदर। ठीक है, एक्सचेंज मैरिज को भी यहाँ पे फॉलो किया जाता है। ठीक, अब आगे हम लोग बात करेंगे, वही चीज़ लिखा हुआ है जो हम बता दिए। नेक्स्ट है साउथ इंडिया। साउथ इंडिया फॉलोज अ डिफरेंट मैरिज सिस्टम। अब यहाँ पे हिंदू का अलग मैरिज सिस्टम है। हियर मैरिजेस बिटवीन क्लोज रिलेटिव लाइक कजिन्स आर प्रेफर्ड। तो यहाँ पे क्लोज रिलेटिव में आप मैरिज कर सकते हैं। ठीक है, जो कजिन्स है उसमें मैरिज चलता है। इन सम केसेस अंकल नीस मैरिज आर ऑल्सो अलाउड। कुछ कुछ केस में तो जो अंकल है और उसका नीस का, उसका भी मैरिज अलाउ है। द मेन एम इज़ टू कीप द फैमिली यूनाइटेड। तो मेन काम इन लोगों का क्या है कि फैमिली जो है वो यूनाइटेड रहे, ठीक है, एकजुट रहे। द ब्राइड यूजुअली गोज टू ए फैमिलियर होम। तो जो दुल्हन होती है वो फैमिलियर होम में ही जाती है, क्योंकि एक ही रिश्ता में शादी हो रहा है तो उसके लिए फैमिलियर ही है, वहाँ वो हमेशा से गई है। तो जहाँ उसके रिलेटिव रहते थे वहीं उसको जाना होता है। सी ऑफन मैरीज समवन सी ऑलरेडी नोज। तो वो उसी से जनरली शादी करती है जिसको वो जानती है। दीज मैरिज क्रिएट स्ट्रॉन्ग एंड क्लोजली कनेक्टेड फैमिलीज। तो ये मैरिज जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड फैमिलीज बनाता है। तो आगे हम लोग बात करेंगे मुस्लिम्स का मैरिज का। तो एमंग मुस्लिम्स मैरिज बिटवीन कजन्स इज अलाउड एंड इनकरेज। तो यहाँ पे जो कजिन कजन मैरिज जो है उसको अलाउ भी किया जाता है, इनकरेज भी किया जाता है। मतलब भाई बहन आपस में शादी कर सकते हैं। बोथ क्रॉस कजन एंड पैरेलल कजन मैरिज। तो क्रॉस कजन मैरिज भी अलाउ है, पैरेलल कजन मैरिज भी अलाउ है। क्रॉस कजन मतलब कि जैसे पिताजी है उसकी बहन, बहन मतलब फुआ, मतलब फुआ का बेटी के साथ शादी हो सकता है, फुआ के बेटे के साथ शादी हो सकता है। वही पैरेलल कजन मतलब हो गया है, वही पैरेलल कजिन मतलब क्या हो गया, जैसे चाचा हो गए, ठीक है, चाचा हो गए। फिर मतलब कि जो हस्बैंड है उसके उसके भाई, तो उन लोग, उनका जो है बच्चा के बीच में शादी हो सकता है। फिर वाइफ लड़की है उसकी बहन मतलब मौसेरी, तो मौसेरी बहन से भी शादी हो सकता है। तो ये हो गया क्रॉस कजिन, ये पैरेलल कजिन। ठीक है, तो ये आपस में शादी हो सकता है। ठीक है, इवन इफ कजिन डू नॉट मैरी। अगर ये भी है कि कजन मैरी आपस में नहीं करते हैं तो भी कुछ ना कुछ फैमिली रिलेशंस रहते हैं हस्बैंड और वाइफ के बीच में। इस्लाम डज नॉट प्रोहिबिट कजन मैरिज। इस्लाम जो है आपको वो ये कजन मैरिज प्रोहिबिट नहीं करता है। नेक्स्ट है मैरिज अमंग ट्राइबल्स। तो ट्राइबल्स में क्या मैरिज मैरिज का क्या तरीका है उसके बारे में थोड़ा मोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे ट्राइबल कम्युनिटी है उसका अपना मैरिज सिस्टम होता है, मैरिज कस्टम होता है। ठीक है, जैसे कि एक ट्राइब का बात करेंगे, मुरिया ट्राइब ऑफ बस्तर। तो ये आपका बस्तर एक जगह है आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। तो वहाँ पे जो ट्राइब रहते हैं एक मुरिया ट्राइब है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स लिव टुगेदर इन यूथ डॉर्मेट्रीज कॉल्ड घोटल। तो घोटल एक डॉर्मेट्री टाइप का हो गया जहाँ पे बहुत सारे लड़के लड़कियाँ रहते हैं। ठीक है, वो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपस में पर्सनल रिलेशनशिप बना सकते हैं। ठीक है, वो बहुत सारा उसमें लोग को चीज़ सिखाया जाता है, डांस से लेके अलग अलग सोशल ड्यूटीज़ के बारे में बताया जाता है, कैसे आपको रहना है, क्या कस्टम्स है इस सोसाइटी का, ये सब चीज़ बताया जाता है। उसके बाद जो है पेरेंट्स जो है वो वही मैरिज अरेंज करते हैं। ठीक है, यूजुअली विथ कजन्स, जनरली कजन के साथ ही मैरिज अरेंज करते हैं पेरेंट्स। तो दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड ब्रिंगिंग बैक द मिल्क। तो ये जो आपका प्रैक्टिस है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिंगिंग बैक द मिल्क। तो ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले जैसे कि एक लड़की है उसका शादी हो गया उसके अपने कजिन से, तो एक पीढ़ी में वो तो लड़की गई तो उसके घर, ठीक है, दूसरा पीढ़ी में उसी का बच्चा इनके घर आएगा, तो इसी को बोलते हैं ब्रिंगिंग बैक द मिल्क। ठीक है, रिटर्न टू द नेक्स्ट जनरेशन। सिमिलर कस्टमर फाउंड इन फाउंड एमंग गोंड ट्राइब्स। तो ये तो मुरिया ट्राइब का बात करें तो सिमिलर कल्चर गोंड ट्राइब्स में भी है, गोंड ट्राइब्स में भी ऐसे ही किया था। अब आगे हम लोग बात करेंगे लव मैरिज एंड सोशल चेंज।
लव मैरिज, तो पहले जो है अरेंज मैरिज का मतलब कि पहले क्या होता था कि अरेंज, पहले क्या अभी भी अरेंज मैरिज जो है ज़्यादा कॉमन है, लेकिन अब जो है जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है वैसे वैसे लव मैरिज का भी कॉन्सेप्ट आ गया है। जो एजुकेटेड यूथ है वो जनरली लव मैरिज करना प्रेफर करते हैं। खैर ये अभी भी फुली एक्सेप्ट नहीं किया था सोसाइटी के थ्रू। मैनी कपल्स ट्राई टू कन्विंस देयर पेरेंट्स टू अरेंज मैरिज विद देयर चूजन पार्टनर। तो बहुत सारे कपल है वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं कि जो हम लड़की या लड़का वो चूज़ किए हैं उसी के साथ मेरा शादी करवा दें। इंटर कास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिज फेस स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। तो इंटर कास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिज में जो है जनरली काफ़ी अपोजिशन उसको फेस करना पड़ता है, बिकॉज फैमिलीज फियर सोशल प्रॉब्लम लॉस ऑफ ऑनर। ठीक है, उन लोग को थोड़ा ये रहता है कि समाज क्या बोलेगा, मेरा इज्जत चला जाएगा, ये सब। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मैरिज एंड डॉरी का। मैरिज का तो हम लोग बात किए, हिंदू में मैरिज कैसे होता है, मुस्लिम्स में कैसे होता है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ में कैसे होता है, लव मैरिज वगैरह सबको हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे मैरिज जो है और डोरी के बारे में। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया, मैरिजेस क्रिएट इनइक्वलिटी बिटवीन ब्राइड फैमिली एंड ग्रूम फैमिली। तो नॉर्थ इंडिया में बेसिकली इनइक्वलिटी जो है वो डेवलप हो जाता है बिटवीन ब्राइड फैमिली एंड ग्रूम्स फैमिली। ठीक है, तो ब्राइड का फैमिली जो है जनरली एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो गिफ्ट दे ग्रूम्स के फैमिली को। ठीक है, मतलब जो दुल्हन का फैमिली होता है वो उन लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लोग गिफ्ट दीजिए ग्रूम के फैमिली को। ठीक है, जो दूल्हा का फैमिली है उसको। तो डॉरी जो है वो दहेज जो हो गया वो सबसे इम्पोर्टेंट गिफ्ट है। पहले जो डॉरी जो है जनरली इसलिए दिया जाता था कि दुल्हन सेफ रहे, उसमें आपका ज्वेलरी इंक्लूड होता था, थोड़ा हाउस होल्ड आइटम्स रहता था, जैसे पलंग हो गया, ये हो गया, गोदरेज हो गया, ड्रेसिंग टेबल हो गया, ये सब आइटम्स हाउस होल्ड आइटम्स रहता था। लेकिन अब जो है वो चेंज हो गया। अब जो है ग्रूम का फैमिली डिमांड करता है कैश वगैरह भी, कॉस्टली गुड, मोटर साइकिल हो गया, फिर कार्स हो गया, ये सब जो है डिमांड करता है। और डॉरी डिमांड अब इतना बढ़ा हुआ है कि जितना भी वो अच्छा खासा मनी भी डिमांड कर लेते हैं, व्हीकल्स भी, एक्सपेंसिव आइटम भी। अब पहले ये प्रैक्टिस मुस्लिम्स में नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अब मुस्लिम्स में भी और पुअर कम्युनिटीज़ में भी ये सब देखा जाने लगा। ये देखिए, दुल्हन हो गई और यहाँ पे इसका डिमांड बहुत सारे ज्वेलरी वगैरह है, कुछ हम इमेजेस वगैरह डाले हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। फिर यहाँ पे डोरी दिया जा रहा है, बहुत सारे पैसा जो ब्राइड का फैमिली ग्रूम्स का फैमिली को दे रही है। एक्चुअली लॉ वगैरह बहुत है, डोरी जो है उसके लिए बहुत सारा लॉ वगैरह है, लेकिन फिर भी ये प्रैक्टिस जो है आपका कंटिन्यू हो रहा है। बहुत सारा वुमेन को हरास किया जाता है, बहुत सारी मर जा रही है। ठीक है, मतलब मार दिया जा रहा है बिकॉज ऑफ डॉरी डिमांड। पनिशमेंट इज रेयर, द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स बट सोशल अवेयरनेस इज स्टिल वेरी वीक। पनिशमेंट बहुत रेयरली ही मिल पाता है। ठीक, गवर्नमेंट तो बहुत सारे स्टेप इसमें उठाई है, लेकिन सोशल अवेयरनेस जो है अभी भी काफ़ी कम है उसके रिगार्डिंग। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 2.3.2 सिस्टम ऑफ कास्ट क्लास एंड ट्राइब। ठीक है, तो ये तीनों इम्पोर्टेंट सिस्टम है, कास्ट क्लास एंड ट्राइब, जो आपका जनरली इंडियन रूरल सोसाइटी को शेप देता है। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला हो गया आपका कास्ट सिस्टम, ओरिजिन ऑफ कास्ट। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कास्ट आया कहाँ से। द कास्ट सिस्टम इन इंडिया बिगेन इन एंशियंट टाइम्स ड्यूरिंग द इंडो-आर्यन पीरियड अराउंड 2500 BC। तो 2500 BC में आपका कास्ट सिस्टम आया था ड्यूरिंग इंडो आर्यन पीरियड। ठीक है, वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया था वर्ण। तो वर्ण जो है आपका, इसका मतलब होता है कलर। ये जनरली आपका पीपल का फिजिकल फीचर्स और उसका वर्क को देख के मतलब कि वो क्या काम कर रहे हैं उसके हिसाब से जो है उनको मतलब कि ये वर्ण डिसाइड किया जाता था। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 मेन ग्रुप्स। तो वैदिक पीरियड में 4 ग्रुप में सोसाइटी को डिवाइड किया गया था।
पहला था ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, दूसरा ये चौथा है शूद्र। तो ब्राह्मण में आ जाता है आपका प्रिस्ट एंड टीचर्स, जो कि पंडित वगैरह हो गए वो सब, ठीक है, पुजारी सब। फिर ये क्षत्रिय में रूलर्स एंड वॉरियर्स आ जाएंगे। वैश्य में ट्रेडर्स एंड फार्मर्स, फार्मर्स हो गया और ट्रेडर्स, ये सब आ जाएंगे। शूद्र में वर्कर हो गया, सर्विस प्रोवाइडर हो गया, ये सब आ जाता है, ठीक है। तो पहले जो ये आपका जो डिवीजन था वो बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन था, मतलब कौन सा ऑक्यूपेशन आप ले रहे हैं, आप प्रिस्ट है, आप रूरल है, वॉरियर है, ट्रेडर है, फार्मर है, तो उसके हिसाब से ये डिवीजन था। लेकिन अब जो है वो क्या हो गया, बर्थ बेस्ड हो गया, ठीक है। जन्म से ही उसको वो कास्ट दे दिया जा रहा है कि आप ब्राह्मण है, आप क्षत्रिय है, आप वैश्य है, आप शूद्र है, वो पहले ही कास्ट दे दिया जा रहा है। टुडे कास्ट इज स्टिल कनेक्टेड विथ बर्थ एंड ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ कास्ट। तो कास्ट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो वो इन विच मेंबरशिप इज डिसाइडेड बाय बर्थ। तो मेंबरशिप कब डिसाइड किया जाता है, बाय बर्थ डिसाइड किया जाता है, ठीक है। कॉमन नेम रहता है, एक जैसा नेम रहेगा, एक जैसा टाइटल रहता है। ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को फॉलो करते हैं, जैसे कोई कुम्हार है तो वो घड़ा का ही काम कर रहा है, उसका आने वाला जनरेशन भी वही कर रहा है वैसा, ठीक है। ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को फॉलो करना, फिर सोशल रूल्स है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना, ये सब जो है आपका ये जनरली मीनिंग हो गया कास्ट का। तो कास्ट मैरिज को भी कंट्रोल करता है, फूड हैबिट्स को भी कंट्रोल करता है, जैसे जैन सब जो है वो शाम को नहीं खाते हैं। साउथ में लोग जो है वो जनरली राइस प्रेफर करते हैं। वर्शिप को भी जो है आपका कंट्रोल करता है, फिर सोशल रिलेशंस को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। पीपल यूजुअली मैरी विद इन देयर ऑन कास्ट, इंटर कास्ट मैरिज इज स्टिल डिस्करेज्ड इन मैनी विलेज। तो अपने कास्ट में ही इंसान सब शादी करते हैं, जो इंटर कास्ट मैरिज है उसको जनरली डिस्करेज किया जाता है विलेजेस में। आगे हम लोग देखते हैं डोमिनेंट कास्ट, ठीक है। डोमिनेंट कास्ट क्या होता है, सम कास्ट आर कॉल्ड डोमिनेंट कास्ट। डोमिनेंस डज नॉट डिपेंड ऑन बीइंग ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जैसे हम लोग में अपर कास्ट माना जाता है, तो डोमिनेंस कास्ट उसको नहीं बोलेंगे। डोमिनेंस कास्ट उस कास्ट को बोलेंगे जब उसका पॉपुलेशन काफ़ी लार्ज हो जाए। इफ इट है लार्ज पॉपुलेशन, लैंड ओनरशिप ज़्यादा रहे, उस कास्ट के पास ज़्यादा लैंड है, ज़्यादा इकोनॉमिक पावर है, ज़्यादा पॉलिटिकल पावर है, या एजुकेशनल एडवांटेज ज़्यादा है, तो उस केस में उस कास्ट को डोमिनेंट कास्ट बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई गांव है जिसमें 900 आपका राजपूत है, 100 जो है टोटल उसका, ये 1000 पॉपुलेशन हो गया, 900 राजपूत है, 100 कोई अदर कास्ट है, तो उस केस में लार्ज पॉपुलेशन राजपूत का है तो उसको डोमिनेंट कास्ट बुलाया जाएगा। या फिर ज़्यादा ज़मीन उसके पास है उसको बोला जाएगा, ज़्यादा इकोनॉमिक पावर जिसके पास है, ज़्यादा पैसा जिसके पास है, ज़्यादा पॉलिटिकल पावर जिसके पास है, वो आपका डोमिनेंट कास्ट हो जाता है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ कास्ट सिस्टम। अब कास्ट सिस्टम का क्या फंक्शन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज। पहला हो गया इंटीग्रेशन एंड डिवीजन। तो कास्ट जो आपका इंटीग्रेशन में भी हेल्प करता है, डिवीजन में भी हेल्प करता है, मतलब सेम कास्ट के लोग आपस में यूनाइट होते हैं, ठीक है। और जो डिफरेंट कास्ट के लोग हैं वो उसके बीच में जो है आपका यूनिटी जो है वो धीरे धीरे लेक करते जाता है। अभी भी आपका अनटचेबिलिटी और रेस्ट्रिक्शंस है बहुत सारे विलेज में, ठीक है। दो लॉज आर देयर, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हैज़ नॉट फुली डिसअपीयर्ड। ऐसे तो बहुत सारा लॉज अभी भी है, ठीक है, लेकिन इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वो अभी फुली जो है डिसअपीयर नहीं हो पाया। दस कास्ट बोथ यूनाइट एंड डिवाइड्स रूरल सोसाइटी। तो अपने कास्ट को तो यूनाइट कर रहा है, लेकिन डिफरेंट कास्ट के बीच में जो है थोड़ा सा दूरी आ जाता है। सेकेंड है कल्चरल एंड एजुकेशनल मोबिलिटी। कास्ट ऑल्सो अलाउस लिमिटेड सोशल मोबिलिटी। जो सोशल मोबिलिटी है उसको भी जो है वो कास्ट लिमिट करता है। अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट एम एन श्रीनिवास, तो ये जो एम एन श्रीनिवास है वो एक सोशियोलॉजिस्ट है, वो क्या बता रहा है कि लोअर कास्ट ट्राई टू इम्प्रूव देयर स्टेटस थ्रू संस्कृति सेशन। तो जो लोअर कास्ट है वो अपने स्टेटस को जो है इम्प्रूव करते हैं, कैसे, तो संस्कृति सेशन के थ्रू। तो संस्कृति सेशन में क्या होता है
लोअर कास्ट कॉपी द लाइफस्टाइल कस्टम रिचुअल्स एंड वैल्यूज ऑफ अपर कास्ट। तो लोअर कास्ट जो है, जो लाइफस्टाइल है अपर क्लास का, उसको जो है कॉपी करते हैं, उसका कस्टम को कॉपी करते हैं, उसका रिचुअल्स हो गया, उसका वैल्यूज हो गया, उसको कॉपी करते हैं। तो जैसे जैसे अपर कास्ट का जो अपर कास्ट है, जो उन लोग का रिचुअल्स है, वैल्यूज है, उसको धीरे धीरे लोअर कास्ट कॉपी करने लगते हैं। दे गिव अप ओल्ड प्रैक्टिसेस एंड ट्राई टू मूव अपवर्ड इन सोसाइटी। तो जो उन लोग का ओल्ड प्रैक्टिसेस चलते हैं उसको वो लोग छोड़ देते हैं धीरे धीरे और अपर कास्ट को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। एजुकेशन एंड बेटर जॉब्स ऑल्सो हेल्प लोअर कास्ट इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस। तो अच्छा एजुकेशन और बढ़िया जॉब, ये दोनों जो है वो लोअर कास्ट के स्टेटस को क्या करता है, सोसाइटी में इम्प्रूव करता है। दस एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोशल मोबिलिटी। ठीक है, तो इसीलिए एजुकेशन काफ़ी ज़रूरी है, ये सोशल मोबिलिटी में हेल्प करता है। मान लीजिए कोई मजदूर का बेटा है, वो अच्छे पोस्ट में चल गया तो अच्छा अपर क्लास को हो जाता है, वो अपर सोसाइटी में धीरे धीरे आने लगता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। कास्ट प्लेज ए स्ट्रॉन्ग रोल इन पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स में, इंडियन स्पेशली इंडियन पॉलिटिक्स में, वेदर इट इज़ ए रूरल एरिया और ए अर्बन एरिया, वहाँ पे कास्ट जो है अच्छा रोल, स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है, स्पेशली इन रूरल एरिया। पॉलिटिकल पार्टीज ऑफन सेलेक्ट कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन कास्ट बिकॉज कास्ट अफेक्ट वोटिंग बिहेवियर। तो लोग कोशिश करते हैं कि अपने कास्ट का जो है इंसान को वोट दे, जिससे क्या उसके कास्ट को प्रेफरेंस मिले। ठीक है। डोमिनेंट कास्ट यूजुअली कंट्रोल पॉलिटिकल पावर। जो डोमिनेंट कास्ट होते हैं वही जनरली पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करते हैं। लोअर कास्ट ऑफन हैव लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम। लोअर कास्ट के पास उतना पॉलिटिकल फ्रीडम रहता नहीं है। कास्ट आइडेंटिटी इज स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग इन इलेक्शन फ्रॉम विलेज लेवल टू नेशनल लेवल। इसलिए कास्ट आइडेंटिटी अभी भी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इलेक्शन में, भले वो विलेज लेवल का इलेक्शन हो या नेशनल लेवल का। नेक्स्ट इज क्लास सिस्टम। क्लास इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक पोजीशन, इनकम, ऑक्यूपेशन एंड एजुकेशन। तो ये सब पे बेस्ड रहता है आपका क्लास, कैसा आपका इकोनॉमिक पोजीशन है, इनकम है, ऑक्यूपेशन है, एजुकेशन हो गया, ये सब पे बेस्ड रहता है। ठीक है। रिच एंड पुअर ग्रुप फॉर्म डिफरेंट क्लासेस। इन इंडिया कास्ट एंड क्लास एग्जिस्ट टुगेदर, साथ में एग्जिस्ट करता है। दे कैन नॉट बी क्लियरली सेपरेटेड। ए पर्सन मे बिलोंग टू लोअर कास्ट बट ए हायर क्लास। हो सकता है कि आदमी जो है आपका लोअर कास्ट का हो लेकिन हायर क्लास का हो, वो काफ़ी रिच हो ड्यू टू एजुकेशन और जॉब। सिमिलरली एन अपर कास्ट पर्सन मे बी इकोनॉमिकली वीक। उसी प्रकार जो है हो सकता है कि कोई अपर कास्ट का हो आदमी और वो इकोनॉमिकली वीक हो। ठीक है। तो बोस्ट caste and class are changing with modernization, economic education and economic development. They influence each other and together shape rural society. Okay. तो जैसे जैसे आपका मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, एजुकेशन में रेवोल्यूशन आ रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे वैसे आपका कास्ट और क्लास भी चेंज हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ट्राइबल सिस्टम का। मीनिंग ऑफ ट्राइब, पहले ट्राइब समझते हैं क्या होता है। तो ट्राइब बेसिकली एक सोशल ग्रुप है जो कि स्पेसिफिक एरिया में रहता है, जैसे हिल्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वहाँ पे रहते हैं। इन लोग का अपना लैंग्वेज होता है, कॉमन कल्चर को फॉलो करते हैं, कॉमन ट्रेडिशन को ये लोग फॉलो करते हैं और यूनाइटेड रहते हैं। ठीक है। तो ट्राइब को जनरली आदिवासी या एबोरिजिनल्स भी बोला जाता है। ठीक है। अब ट्राइबल सोसाइटी का क्या क्या फीचर्स होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। Tribal people usually depend on agriculture and forest resources. Their economy is mainly for self consumption and not for profit. तो जनरली वो लोग डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट रिसोर्स पे। उन लोग का इकोनॉमी जो है बेसिकली खुद के कंजम्पशन के लिए होता है, प्रॉफिट को कमाने के लिए नहीं होता। ठीक है। देर इज़ वेरी लिटिल सरप्लस प्रोडक्शन। तो वो जो भी एग्रीकल्चर मतलब कि जो भी खेती करते हैं तो उसमें बहुत कम ही सरप्लस पाया जाता है, जितना उन लोग का उपयोग के लिए ज़रूरी है उतना ही वो लोग उत्पादन करते हैं। ट्राइबल सोसाइटीज आर क्लोजली कनेक्टेड टू नेचर। नेचर से वो लोग क्लोजली कनेक्टेड रहता है एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी लाइफ एंड सिंपल सोशल स्ट्रक्चर। ओके।
डेवलपमेंट ऑफ ट्राइब्स। तो देर इज़ नो यूनिफॉर्म डेवलपमेंट अमंग ट्राइब्स, यूनिफॉर्म डेवलपमेंट नहीं होता है। सम ट्राइब आर मोर डेवलप्ड वाइल अदर्स आर स्टिल बैकवर्ड। तो कुछ कुछ ट्राइब काफ़ी डेवलप्ड हो गए हैं, कुछ कुछ जो है अभी भी बहुत बैकवर्ड है। तो ब्रिटिश रूल जब चल रहा था, ठीक है, तभी स्पेशल ट्राइबल एरियाज़ को स्पेशल एरियाज़ का दर्जा दिया गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद जो है दिस एरिया वेर इंक्लूडेड इन शेड्यूल 5 एंड 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब एरिया जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस उसको इंक्लूड किया गया शेड्यूल 5 और 6 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड स्पेशल प्रोटेक्शन टू ट्राइब्स। अब क्या क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ट्राइब्स को। आर्टिकल 342 लिस्ट शेड्यूल ट्राइब्स। तो ये जो आर्टिकल 342 में उसमें पूरा शेड्यूल ट्राइब्स का लिस्ट है, ठीक है। स्पेशल लॉज प्रोटेक्ट ट्राइबल लैंड, कल्चर एंड राइट। तो अलग अलग स्पेशल लॉज वगैरह वहाँ पे दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि ट्राइबल का लैंड को प्रोटेक्ट करता है, उसका कल्चर को प्रोटेक्ट करता है, उसका राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। बहुत सारा गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम भी चलाया जाता है ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। डिस्पाइट डेवलपमेंट डिफरेंसेस, ट्राइब्स रिमेन डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप इन इंडियन सोसाइटी। 2.4 नेक्स्ट वन इज 2.4 रूरल सोशल स्ट्रक्चर, रिलीजियस, ऑक्यूपेशनल एंड एजुकेशनल स्ट्रक्चर। अब हम लोग अलग अलग रिलीजियस, ऑक्यूपेशनल और एजुकेशनल स्ट्रक्चर का बात करेंगे। तो रूरल सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजन, ऑक्यूपेशन एंड एजुकेशन। These institutions affect the thinking, behavior, work pattern and overall development of people living in village। तो ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर के बारे में। रिलीजियस हो गया, ऑक्यूपेशनल हो गया, एजुकेशनल हो गया स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम लोग डिस्कस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो कि आपका ये सब जो इंस्टीट्यूशन है वो एक इंसान का थिंकिंग, बिहेवियर और वर्क पैटर्न को कैसे अफेक्ट करता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। Religion has always been an important part of Indian society, especially in rural areas। रूरल एरियाज में स्पेशली तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडियन सोसाइटी का। इंडिया इज़ द बर्थ प्लेस फॉर 4 मेजर रिलीजन। तो 4 जो मेजर रिलीजन है उसका बर्थ प्लेस है इंडिया। हिंदुइज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, सिखिज्म। तो ये 4 जो आपका रिलीजन है वो उसका बर्थ प्लेस इंडिया ही है, ठीक है। फ्रॉम एंशियंट टाइम्स रिलीजन हैज़ गाइडेड इंडियन कल्चर। तो प्राचीन समय से ही आपका रिलीजन जो है वो इंडियन कल्चर को गाइड कर रहा है। इंडियन कल्चर हो गया, इंडियन ट्रेडिशन हो गया, सोशल वैल्यूज हो गया, सबको गाइड कर रहा है। इंडिया इज़ नोन फॉर रिलीजियस डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन लिव टुगेदर एंड प्रैक्टिस देयर फेथ फ्रीली। तो इंडिया में जो है अलग अलग रिलीजियस ग्रुप के लोग रहते हैं, वो लोग अपना रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं और उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं फ्रीली, ठीक है। तो सेंसस 2011 के अनुसार 80.5% जो है इंडिया का पॉपुलेशन वो है हिंदूज को फॉलो करता है, ठीक है। मुस्लिम जो है वो 13.4% जो है मुस्लिम फॉर्म करता है। वही क्रिश्चियन जो है वो 2.3% है, सिख जो है 1.9% है, जैन 0.4% है पॉपुलेशन का। अपार्ट फ्रॉम दिस स्मॉल रिलीजियस कम्युनिटीज लाइक जोरोस्ट्रियंस, मतलब पारसी हो गया, ज्यूज हो गया, वो भी इंडिया में रहते हैं, ठीक है। इंडिया ऑल्सो हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ फॉलोवर ऑफ द बहाई फेथ इन द वर्ल्ड। तो बहाई एक फेथ है, ये भी एक रिलीजन है। तो इंडिया में इसका सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इस फेथ का, ठीक है। इंडियन रिलीजियस ट्रेडिशंस हैव गिवन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सच एज कर्मा। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया का जो है रिलीजियस ट्रेडिशन इसके थ्रू ही आया है। जैसे कर्मा हो गया, ठीक है, मतलब आप जैसा कर्म कर रहे हो वही आपके पास वापस लौटता है। जैसा आप कर्म करें, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया के थ्रू ही आया। धर्म हो गया कि आपका क्या धर्म, मतलब कि आपको धर्म को पालन करना है, ये सब है। स्पिरिचुअलिटी हो गया, मोरलिटी हो गया, रिनाउंसिएशन हो गया, मतलब त्याग करना, ठीक है। मतलब कि सामाजिक जो भी ये
है संन्यास लेना, वो सब ये सब आ जाता है रिनंसिएशन में। फिर योगा एंड मेडिटेशन हो गया, विच आर नाउ पॉपुलर नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो अक्रॉस द वर्ल्ड, जो कि अब इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ये सब पॉपुलर है। स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन लाइक हरे कृष्ण एंड ब्रह्म कुमारीज, ये सब जो है इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है, लेकिन इसका फॉलोवर जो है आपका बहुत सारे कंट्री में मिलता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज ए फंडामेंटल राइट। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन को एक फंडामेंटल राइट मानता है, ठीक है। एवरी सिटीजन इज फ्री टू फॉलो, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन एज लॉन्ग एज इट डज नॉट हार्म पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और लॉ। तो हर एक सिटीजन जो है वो इंडिया के, वो अपना अपना फेथ को फॉलो कर सकते हैं, अपना फेथ को जो भी रिलीजन है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि वो कोई भी पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और लॉ को जो है हार्म ना करे, ठीक है। हिंदू को ज़्यादा फ्लेक्सिबल माना जाता है और सबसे टॉलरेंट रिलीजन माना जाता है, मतलब सबसे टॉलरेंट रिलीजन यही है, एंड हैज़ इन्फ्लुएंस्ड मैनी अदर बिलीफ सिस्टम्स इन इंडिया। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का अगर बात करें तो पहले जो है ट्रेडिशनल रूरल सोसाइटी में ऑक्यूपेशन जो है वो जनरली कास्ट के साथ लिंक किया जाता था, और पहले जो है वो जजमानी सिस्टम चलता था। मतलब कि एक जैसे हम लोग जजमानी सिस्टम में क्या होता है कि मान लीजिए किसी से फार्मर जो है वो किसी से सुविधा लिया, जैसे बार्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, कोई लोहार आया उसका काम कर दिया, ठीक है, उसका हल बना दिया, उसके बदले उसको कुछ ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स वगैरह देना पड़ता था। तो ये था आपका जजमानी सिस्टम, ठीक है। तो जजमानी सिस्टम वॉज अ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज इन विलेज। Under the system, land-owning families receive services from service caste such as barber, कारपेंटर, ब्लैकस्मिथ, वही चीज़ ब्लैकस्मिथ एंड पॉटर्स, ये सब हम बताए, ठीक है। तो इन रिटर्न में उसको क्या मिलता था, वो लोग पे किया जाता था इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन्स, गुड्स एंड स्मॉल पेमेंट्स। दिस सिस्टम क्रिएटेड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस among different castes in the village, okay. Not all castes were part of Jajmani system. Some castes known as intermediate caste mainly dependent on agriculture and allied activities. Over time, the Jajmani system weakened due to land reforms. धीरे धीरे जो आपका जजमानी सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया ड्यू टू लैंड रिफॉर्म। लैंड में बहुत सारा रिफॉर्म आया, मॉडर्नाइजेशन हुआ, एजुकेशन, माइग्रेशन एंड गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो उसके थ्रू जो आपका जजमानी सिस्टम वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। इन मॉडर्न रूरल इंडिया पीपल आर फ्री टू चूज एनी ऑक्यूपेशन। तो मॉडर्न रूरल इंडिया में कोई भी इंसान कोई भी ऑक्यूपेशन को चुन सकता है। हाउएवर एग्रीकल्चर रिमेन्स द मेन ऑक्यूपेशन, लेकिन अभी भी खेती जो है वो मेन ऑक्यूपेशन है। अलॉन्ग विथ एलाइड एक्टिविटीज़, उसके साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गया, फिशिंग एंड एग्रीकल्चरल लेबर, ये सब भी ऑक्यूपेशन आता है, ठीक है। अब एजुकेशनल स्ट्रक्चर का हम लोग थोड़ा बात करेंगे फिर। Education is an important institution of rural social structure. It helps in passing knowledge, skill, values, and beliefs from one generation to another. In earlier times, education was informal and provided mainly by family members, elders. In modern society, education is provided through schools, colleges, and universities. तो एजुकेशन स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग को अगर रूरल सोशल स्ट्रक्चर समझना है तो वहाँ पे एजुकेशन बहुत बड़ा मायने रखता है, ठीक है। तो एजुकेशन के थ्रू हम लोग क्या करते थे, नॉलेज हो गया, स्किल हो गया, वैल्यूज़ हो गया, बिलीव्स हो गया, एक जनरेशन से दूसरा को पास ऑन करता है, ठीक है। तो पहले तो ये फैमिली मेम्बर्स के थ्रू ही कर दिया जाता था, लेकिन अब जो आपका स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुल गया जिसके थ्रू एजुकेशन जो है प्रोवाइड किया था। एजुकेशन प्लेज अ की रोल इन प्रिजर्विंग कल्चर। कल्चर को भी प्रिजर्व करने में जो एजुकेशन का बहुत बड़ा योगदान रहता है, ठीक है। कल्चर इंक्लूड लैंग्वेज हो गया, ट्रेडिशन हो गया, कस्टम हो गया, बिलीव हो गया, वैल्यूज़ हो गया, नॉलेज हो गया, ये सब को प्रिजर्व करने में एजुकेशन का बहुत बड़ा योगदान रहता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे
एजुकेशन ऑल्सो इज ऑल्सो ए मेजर एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन. सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल लर्न हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी. तो सोशलाइजेशन का भी जो है आपका मेजर एजेंसी आपका एजुकेशन है. ठीक है. इसमें क्या होता है कि एक प्रोसेस है जिसमें एक इंसान समझता है कि उसको सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, मतलब इंडिविजुअल. ठीक है. थ्रू एजुकेशन पीपल लर्न डिसिप्लिन, कोऑपरेशन एंड सोशल वैल्यूज एंड स्किल्स नीडेड फॉर सोशल लाइफ. तो एजुकेशन के थ्रू इंसान सब जो है क्या समझते हैं, डिसिप्लिन, कोऑपरेशन, सोशल वैल्यूज और स्किल्स. ठीक है. विदाउट एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन सोसाइटी कैन नॉट फंक्शन स्मूथली. तो बिना एजुकेशन और सोशलाइजेशन के सोसाइटी जो है वो स्मूथली चल नहीं सकता है. एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल गेन सोशल स्टेटस, रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज. ठीक है. रिगार्डलेस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन. तो एजुकेटेड जो इंडिविजुअल होते हैं उनको, मतलब कि वो छोटे कास्ट के हो या कोई भी रिलीजन के, उनको सोशल स्टेटस दिया जाता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है, प्रेस्टीज दिया जाता है. देयरफॉर इट also act as a tool for social reform by reducing social evils, promoting equality and encouraging development. तो ये एक तरह से अच्छा टूल का काम कर सकता है और सोशल रिफॉर्म, जो सोशल इविल है उसको हटाने में, इक्वलिटी को प्रमोट करने में, डेवलपमेंट को इनकरेज करने में, इसमें हेल्प कर सकता है आपका एजुकेशन. एजुकेशन सपोर्ट्स इंक्लूसिव ग्रोथ एंड बेनिफिट्स ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. एजुकेशन जो है हर एक सेक्शन को, सोसाइटी का हर एक सेक्शन को बेनिफिट पहुंचाता है. The importance of education is clearly mentioned in the Indian Constitution, especially in Article 41 and 45 of Directive Principles of State Policy. The new education policy states that education is more important investment for the present future development of the nation. तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो बताता है कि एजुकेशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट है फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. टू अचीव नेशनल डेवलपमेंट एजुकेशन इनइक्वलिटी मस्ट बी रिड्यूस. तो एजुकेशन इनइक्वलिटी उसको रिड्यूस हम लोग करेंगे तभी जो है आपका नेशनल डेवलपमेंट हो पाएगा. लिटरेसी मस्ट बी एक्सपेंडेड स्पेशली इन रूरल एरियाज टू क्रिएट सोशल अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन. चलिए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया. ये आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में. मेरा नंबर हो गया 9110196624. आशा करते हैं ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा. ठीक है. काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर वीडियोस लाइक दिस. और थैंक यू सो मच. दिस इज ऑल फॉर टुडे. तो ये जो आपका चैप्टर 2 है वो कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे वहाँ पे. ठीक है. थैंक यू सो मच.